नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पुनः आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे तारों का जीवन चक्र, तारों की उत्पत्ति एवं उनका पतन विनाश के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में अध्ययन करेंगे ग्रहों के निर्माण के, ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में। तो आपको हमने जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बताया था कि जब बिग बैंग होता है, महाविस्फोट होता है, तो ब्रह्मांड में पदार्थों का वितरण एक समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। पदार्थ ऊर्जा भिन्न भिन्न मात्रा में अलग अलग स्थानों पे एकत्र होती हैं या फैलती हैं, जिसके कारण उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी अलग अलग होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पदार्थों का एकत्रीकरण होता है। एकत्रीकरण के कारण नेबुला का जन्म होता है, निहारिका का जन्म होता है। नेबुला के बारे में हमने बताया था कि नेबुला निहारिका का अर्थ होता है बादल। तो ये जो नेबुला है, आपको हम इस चित्र में एक नेबुला का चित्र लिए हैं। इसमें पदार्थों का एकत्रीकरण हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसमें मुख्यतया हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि तारों का निर्माण मुख्यतया हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, धूल के कण व अन्य पदार्थ विद्यमान हैं। मेन बात है, गैसों का तापमान कम होने के कारण ये धूल के कण पे संघनित होकर बादलों का निर्माण किए। और एक निहारिका से, मान के चलिए, एक निहारिका में के द्वारा अरबों तारों का निर्माण होता है। एक निहारिका में अरबों तारों का निर्माण होता है, इसलिए इसे स्टार आर्म नर्सरी की पौधशाला कहते हैं। और जब अरबों तारे या खरबों तारे का निर्माण होता है तो उनका जब ये इकट्ठा होते हैं तो वो आकाश गंगा बनाती हैं। तो निहारिका में होता क्या है, जब ये हाइड्रोजन, हीलियम गैस ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एकत्र होने लगते हैं, उनके अंदर सिकुड़न होता है। सिकुड़न के कारण ये एक तस्तरी का रूप धारण कर लेती हैं। और जैसे फोर्स के कारण उनमें जो हल्का फुल्का टकराव, उसके कारण इसमें मूवमेंट उत्पन्न हो जाता है, गति हो जाती है, एंगुलर गति ऐसे, जिसके कारण ये घूमने लगते हैं। लेकिन अभी यहाँ संकुचन बंद नहीं हुआ, उनके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण खिंचाव बंद नहीं हुआ, वो अभी एक दूसरे कण को आकर्षित कर रहे हैं। और ये जो तस्तरी आकृति केंद्र पे एक गोले की तरह से पदार्थ इकट्ठा हो रहे हैं, काले गोले के, घने गोले के रूप में। तो तारों की उत्पत्ति की शुरुआत नेबुला से हो रही है। और ये जब काले घने गोले के रूप में एकत्रित हो रहे हैं तो इस गोले को हम प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार एक सघन पिंड होता है, जो कि काला काला सा होता है। और इसके चारों तरफ अभी भी रोटेशन जारी है। कुछ कण या गैसें एकत्र होगी, कुछ अभी राउंड ले रहे हैं। अब प्रोटोस्टार जब बन गया, प्रोटोस्टार कह लीजिए प्रारंभिक अवस्था है तारों की उत्पत्ति की, लेकिन इसमें न संकुचन बंद हुआ, मतलब कसाव या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सिकुड़न नहीं बंद हुआ। और एक बात और ध्यान रखिए, प्रोटोस्टार में चमक अभी नहीं, ना ऊर्जा उत्पन्न हुई, ना प्रकाश उत्पन्न हुआ, ना चमक उत्पन्न हुआ। केवल एक ये अवस्था आई कि कण जो है वो गोल आकार ले लिए, तारों का रूप लेने लगे। फिर उसके बाद इनमें अधिक संकुचन होने के कारण, जब अभी आपको हम बताएं कि जो तापमान था 173 डिग्री, -173 डिग्री था, वो बढ़ने लगा टकराहट के कारण, जिससे तापमान पॉजिटिव 107 डिग्री के करीब हुआ। जब ये तापमान बढ़ा तो हाइड्रोजन के जो अणु थे वो क्या नाम है, हाइड्रोजन के अणु आपस में क्रिया करने लगे। जब 4 हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलकर क्रिया करने लगे तो हीलियम का निर्माण किया। जब हीलियम का निर्माण किया तो इसमें एनर्जी, लाइट और उत्पन्न हुई। आपसे पूछा जाएगा कि तारों में किस प्रक्रिया के द्वारा रोशनी या प्रकाश उत्पन्न होता, तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। जो हाइड्रोजन के आयनाइज हाइड्रोजन था, उसके 4 आयनाइज हाइड्रोजन के नाभिक मिलके आपस में संलयन करके हीलियम का निर्माण किया, और जिसके कारण एनर्जी। अब यहाँ पे तारों का, मूल तारे का जन्म हो गया। तारों में प्रकाश केवल हाइड्रोजन का हीलियम में बनना या हाइड्रोजन का फ्यूजन करके, नाभिकीय संलयन करके हीलियम में निर्माण करने के कारण तारों में प्रकाश, चमक और ऊर्जा उत्पन्न हुई। लेकिन इसके अभी चारों तरफ तारे का तो निर्माण हो गया, लेकिन अभी इसके जो तारा है, इसके चारों तरफ देखिए, सूर्य भी अपना एक तारा ही है, उसके चारों तरफ अभी भी कण रोटेट कर रहे हैं, उलट मोमेंटम ले रहे हैं। देखिए, जैसे हम कोशिश की है कि आपको दिखाएं, ये
लाइनिंग की तरह दिखा रहे हैं। फिर ये कण आपस में रोटेट कर रहे हैं, लेकिन ये सूर्य की तरफ नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लग रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो जो सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल है उसके बराबर है। या अपकेंद्रीय बल उससे ज़्यादा होता तो बाहर निकल जाते, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है। पहले आप इसे ध्यान दीजिएगा कि नेबुला को स्टार ऑफ नर्सरी कहते हैं। नर्सरी ऑफ स्टार, स्टार ऑफ नर्सरी, नर्सरी ऑफ स्टार, ऑफ स्टार, तारों की पौधशाला। और उसका प्रथम चरण है प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार के बाद स्टार का निर्माण होता है। यह है आपका प्रोटो स्टार। इसके बाद स्टार का निर्माण होता है। आपको बताया कि जैसे ये कण घूम रहे हैं, फिर जो ये कण है आपस में इकट्ठा होते हैं, लेकिन अंदर नहीं आते हैं, वो उसी सर्किल में घूमते हुए इकट्ठा होते हैं। जैसे ये देखिए, इस चित्र में हमने दिखाने की कोशिश की कि इकट्ठा होते हैं और बहुत बड़ा बड़ा आकार ले लेते हैं। आकार एक प्रकार का नहीं, भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। ये इकट्ठा होकर और अपने ही उसी पथ पे वो राउंड करते हैं। जो ये कण है जो इकट्ठा होकर अदिश अवस्था में जो है, इन्हें ग्रहाणु कहा जाता है। ये ग्रह निर्माण की प्रारंभिक अवस्था आप कह लीजिए। और ये ग्रहाणु जब इकट्ठा हो जाते हैं घूमते घूमते, देखिए इधर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और इधर 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 तो ये क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। लेकिन ये इधर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में लग रहा है उसके कारण ये इकट्ठा होकर और एक बड़े पिंड का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार ये ग्रह का निर्माण करते हैं। ये ग्रह का निर्माण करते हैं। जब हम सौर मंडल पढ़ाएंगे तो ग्रहों के बारे में आपको बताएंगे। आज हम लाइफ ऑफ स्टार के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब ये तारे की उत्पत्ति हो गई, आपको ग्रह की उत्पत्ति के बारे में हम बता ही दिए, समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से पुनः समझाएंगे। फिर ये तारे जो है, मतलब इनमें हीलियम और उनका फ्यूजन हो रहा है। देखिए एक बात और है, ये नेबुला से और तारों का निर्माण एक दिन या एक वर्ष या 100 वर्ष में नहीं, कई मिलियन कई बिलियन वर्षों के बाद नेबुला प्रोटो स्टार में बनता है। प्रोटो स्टार से तारा में बनता है। तारा अपनी अंतिम अवस्था या मृत्यु होने के लिए तरफ जाने के लिए कई बिलियन वर्ष लगते हैं। जैसे 50,000 अरब वर्ष, वो 5,000 अरब वर्ष बाद हो सकता है अपना सूर्य भी मृत हो जाए या नष्ट हो जाए। और एक चीज़ आपको और बता दें, जिसकी उत्पत्ति जिससे होती है, जैसे आदमी मिट्टी से बना है, पंच तत्व मम रचित शरीरा छित जल पावक गगन से, और अंत में उसी में विलीन होता है। उसी प्रकार जब ये अंतिम अवस्था में जाएंगे तो फिर नेबुला में आके विलीन हो जाएंगे। मतलब ये नष्ट होने के बाद ही इनसे फिर नेबुला का निर्माण होगा। तो जिससे जो बना है उसी में वो लुप्त होगा। अब आपको बता दें, तारों के भौतिक अभिलक्षणों के आधार पर हम, जैसे भौतिक लक्षण से तात्पर्य है आकार, रंग, चमक से तात्पर्य है दीप्ति, प्रकाश उत्पन्न के आधार पर तारों का विभाजन करेंगे। आपको बता दें, ये पृष्ठ के ताप के आधार पर तारों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है लाल तारा। लाल तारा क्या होता है? इसका जो पृष्ठ का तापमान होता है वो सबसे कम मान लीजिए होता है। मतलब इतना भी कम नहीं होता है कि पानी की, मतलब रहता है 1000 सेंटीग्रेड, 5000 6000 सेंटीग्रेड सेल्सियस में ही रहता है। लेकिन और उससे ज्यादा होता है श्वेत तारे का, ये पृष्ठ वाला ताप, इसका ताप श्वेत तारे का उससे ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा होता है नीले तारे का। अब तारों का विनाश या तारों की अंतिम अवस्था को प्राप्त करते हैं द्रव्यमान के आधार पे। हम आगे आपको बता रहे हैं कि कैसे तारे नष्ट होते हैं। तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन संलयन के कारण ये जो तारे हैं ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। धीरे धीरे समय जब बीतता जाता है तो जो ये बाहर से, केंद्र से बाहर की ओर जो हाइड्रोजन होते हैं वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले अंदर के, ऐसे धीरे धीरे बाहर की ओर जो हीलियम है कन्वर्ट हो जाते हैं।
जब ये सारे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोड के, तो इनमें जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, और बाहर की तरफ अभी जो हाइड्रोजन बचे हैं उनमें नाभिकीय संलयन धीरे धीरे होता रहता है, जिसके कारण वो प्रकाश उत्पन्न करते रहते हैं। जब ये नाभिकीय संलयन बंद हो जाता है तो केंद्र ये क्रोड का दबाव कम हो जाता है, क्रोड में पुनः संकुचन प्रारंभ होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हीलियम के कण अंदर की तरफ या एकत्र होते रहते हैं, और बाहर जब अभी हाइड्रोजन है तो होता क्या है कि क्रोड का या तारे का संतुलन बिगड़ जाता है। जो ये संतुलन है वो परिवर्तन के कारण बिगड़ जाता है, और अपने आप संतुलन पुनः बनाने के लिए तारे क्या कहते हैं, ये अपने आकार का विस्तार कर लेते हैं, विशालकाय आकार तारे ले लेते हैं, और रंग जो होता है उनका लाल होता है। इस प्रकार तारे रेड जाइंट, इस प्रकार के तारे को हम सब तारे की स्थिति को या अवस्था को रेड जाइंट स्टार या रेड जाइंट चरण कहते हैं। धीरे धीरे तारे अपने विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब वो अपना विशाल आकार लेते हैं तो उसे हम रेड जाइंट स्टार कहते हैं। उसके बाद इनमें परिवर्तन होता है, वो भी निर्भर करता है द्रव्यमान पे। तारा जब रेड जाइंट चरण में पहुंचता है तो इसका भविष्य द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसके कारण दो प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। पहला है जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य की तुल्य है या तुल्य होता है या उनके बराबर होता है, वो अपना जो बाह्य प्रसारित आवरण है, बाह्य प्रसारित आवरण से तात्पर्य ये इसे खो देते हैं, और केवल क्रोड बचता है। क्रोड में क्या है, हीलियम है, केवल हीलियम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये संकुचित होने लगते हैं, और संकुचित होने के कारण इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इनमें फिर से पुनः नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और अब ये बनाते हैं भारी कार्बन। अब नाभिकीय हीलियम और हीलियम मिला के अब वो कार्बन के तत्व में, कार्बन में बदलते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि सारा हीलियम भारी तत्व कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, और ऊर्जा की जो है भाई हीलियम जब संलयन होता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रकार संपूर्ण क्रोड जो है इसका थोड़े ही समय में हीलियम की जगह कार्बन ही केवल बचता है, और फिर कार्बन के बचने के कारण इनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है, और जैसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक गई तो तारे के क्रोड भार के कारण सिकुड़ने लगते हैं, अंत में श्वेत वामन तारा या व्हाइट ड्वार्फ तारे के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पिंड के रूप में विद्यमान रहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ या स्टार बन जाते हैं। दूसरी परिस्थिति है सुपरनोवा। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा है तो उसमें हाइड्रोजन भी ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा मात्रा में उसमें हीलियम का निर्माण, और इनका आकार बड़ा होता है। भाई सूर्य से ज़्यादा है तो आकार बड़ा होता है, तो जो इसमें ज़्यादा मात्रा में हीलियम होती है, और हीलियम ज़्यादा होने के कारण इनमें जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये संकुचित होते हैं, और फिर पुनः ताप इनमें बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। और चूंकि हीलियम रहता है, हीलियम संलयन करके कार्बन में कन्वर्ट होता और अत्यधिक ऊर्जा, काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण रेड जाइंट तारा का जो ये रेड जाइंट तारा इसका जो बाहरी आवरण है वो विस्फोट कर जाता है, और चमकीले टिमटिमाते कण के साथ परमाणु बम की भांति विस्फोट करता है, और जिस कारण इसे विस्फोटी तारा भी कहा जाता है। और एक सेकंड में जितना ऊर्जा ये उत्पन्न करता है उतनी ऊर्जा सूर्य 100 वर्षों में उत्पन्न करेगा।
धीरे धीरे सारे हीलियम कार्बन में चेंज हो जाते हैं और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। और बंद हो जाने के कारण जो ये विस्फोट करके जो इसमें क्रोड है इसमें बंद हो जाती है और ये संकुचित होके न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये संलयन के दौरान मतलब जो सुपरनोवा तारा है इसमें रेडियोधर्मी तरंगें निकलती हैं जिन्हें हम पल्सर कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्लैक होल है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है कि इसमें सूर्य की प्रकाश भी अगर इसके अंदर प्रवेश करे तो उसे भी ये मतलब अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बाहर नहीं जाने देती है। इस प्रकार ये था तारों का जीवन चक्र और ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में हमने आपको बताया।